हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है वंसर। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारी बायोलॉजी घुट्टी का जो कोर्स चल रहा है उसकी ये इवोल्यूशन की ये सेकंड वीडियो है और इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं, ठीक है। उसके बाद में आपको मैं बताऊंगा कि वेरी शॉर्ट करेंगे अभी या फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन आपको बता दें एक एक क्वेश्चंस में आपको जो समझाने वाला हूं बिल्कुल यूनिक क्वेश्चंस है। एक एक क्वेश्चंस में बहुत दम है, तो इसलिए एक एक प्रश्न को अच्छे से समझना और वीडियो दो बार देखनी पड़ जाए तो दो बार देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सबसे पहले नंबर का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा व्हेल। व्हेल मछली बहुत से बोलते हैं, व्हेल मछली नहीं होती, व्हेल एक स्तनधारी होता है जो पानी के अंदर रहती है, सबसे बड़ा स्तनधारी है। चमगादड़, चमगादड़ को बहुत से लोग पक्षी समझ लेते हैं क्योंकि ये उड़ता है, लेकिन ये पक्षी नहीं होता, ये स्तनधारी प्राणी होता है, ये शिशु को जन्म देता है। चीता, चीता बहुत तेजी के साथ दौड़ने वाला हमारा स्तनधारी प्राणी है। और मनुष्य का अग्रपाद, अग्रपाद का मतलब आगे के पैर, आगे के पैर का मतलब हाथ की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। कि अस्थियां संरचना में समान हैं, अस्थियां मतलब हड्डियां जो हैं वो संरचना में अंदर से समान हैं, क्योंकि क्योंकि इनके समान पूर्वज थे, यह समान कार्य करते हैं, इनमें जैव रासायनिक समानता है या कोई नहीं। आपके पास इस तरीके से चार ऑब्जेक्टिव आप लोगों को, मतलब चार ऑप्शन आप लोगों को मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऑप्शन मिलेंगे चार। इन ऑप्शन को चारों ही पढ़ना, चारों पढ़ने के बाद फिर आप लोगों को आंसर देना होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा इनके समान पूर्वज थे। तो ये चारों जो आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, इनकी अंदर की हड्डी इसलिए समान होती है कि इन सभी के पूर्वज समान थे। बात समझ नहीं आप लोगों को, ठीक है। आपको बता दें व्हेल, चमगादड़, चीता, मनुष्य की अग्रपैद, ठीक है, ये सभी कार्य जो होते हैं ये अलग अलग करते हैं। व्हेल तैरने का काम करेगी, चमगादड़ उड़ने का काम करेगी, ठीक है ना, और चीता दौड़ने का काम करेगा, और हमारा जो हाथ है चांटा मारने का मतलब किसी चीज को पकड़ने का काम करेगा, ठीक है ना। चलो अगले नंबर का हमारे पास सेकंड नंबर का पॉइंट है, ये है तुल्य रूपी, तुल्य रूपी अंग। इस तुल्य रूपी अंग को बोलते हैं एनालोगस ऑर्गन्स बोलते हैं हम इसको, ठीक है। तो उत्पन्न होते हैं, तो ये उत्पन्न किसके द्वारा होंगे? अपसारी विकास के कारण, कृत्रिम चयन के कारण, अभिसारी विकास के कारण या आनुवंशिक अपवाह के कारण। इसमें काफी ज्यादा ट्विस्ट है और आपको बता दूं मैं इसमें आप लोगों को 50-50 आंसर मतलब परसेंट में आपको बताने वाला हूं, ठीक है। और जैसा केबीसी में होता है ना, वो मैं तुम्हारे साथ गेम खेलूंगा, ठीक है। मैं पहले आप लोगों को बता देता हूं कि इसमें बी और डी इन दोनों में से कोई भी आंसर नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास ऑप्शन कौन से बचे? हमारे पास बचे अपसारी विकास और अभिसारी विकास, ठीक है। इन दोनों में से आप लोगों को क्या करना है? आंसर बताना है। आंसर वैसे मुझे पता है कि आप लोग समझ चुके होंगे इसका आंसर क्या है, लेकिन नहीं समझ में आए तो मुझे बताना, मैं आप लोगों को बताऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। 50-50% खेलना है और कमेंट मुझे करके बता देना कि इसमें आंसर क्या आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है जीवाश्म प्रमुखतः पाए जाते हैं। देखो हमारी पृथ्वी के नीचे पहले जमाने के जो जीव जंतु हैं वो नीचे दब गए हैं, वास्तव में नहीं, तो जमीन से उन्हें जब खोद के निकाला जाता है तो वो हमारे जीवाश्म कहलाते हैं, ठीक है। आपको बता दें वो जो जीवाश्म हैं कहां मिलेंगे? अवसादी चट्टानों में मिलेंगे, रूपांतकारी चट्टानों में मिलेंगे, किसी भी प्रकार में या कोई नहीं। तो ये ध्यान रखना कि जो जीवाश्म में फॉसिल्स जो होते हैं वो अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं। तो तीसरे का हमारा आएगा ए। क्या आएगा? तीसरे का हमारा ए आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने कहा जैव विकास जो कभी उल्टी दिशा में नहीं होता क्या कहलाता है ना? क्या कहलाएगा? तो बोलेंगे देखो एलन का नियम। तो एलन का जो नियम जो था, एलन के नियम ये था कि जो ठंडे प्रदेश में रहने वाले जो स्तनधारी होते हैं उनके कान, उनके हाथ और पैर छोटे होते हैं, जिससे ऊष्मा की हानि कम से कम हो सके और ऐसे स्तनधारी ठंडे प्रदेशों में आसानी से रह पाए, ठीक है। चलो आपको बता दें कोप का नियम आएगा नहीं, डोलो का जो नियम है, डोलो का नियम यह कहता है कि जैव विकास कभी उल्टी दिशा में नहीं हो सकता। ये वाली बात किसने बताया? डोलो ने बताया। तो ये डोलो का नियम है।
तो फोर्थ का सी आएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। जीवों में होने वाले परिवर्तनों में क्या योगदान नहीं देता? साफ साफ बोला उसने, योगदान नहीं देता। तो तुम्हें क्या काम करना है? नेगेटिव पॉइंट पर ध्यान देना है। और मैं तुम्हें एक बात और बता रहा हूं, उस चीज को तुम भी ध्यान से सुनिएगा और समझना। सुनना है प्लस समझना है। ठीक है, वो क्या है? जब भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो तो उस समय आपको ऐसे पढ़ना है, जीवों में होने वाले परिवर्तनों में क्या योगदान नहीं देता है। तो आपको बता दें कि जब एक एक पॉइंट को आप एक एक शब्दों को पढ़ेंगे तो तुम्हें नहीं शब्द आसानी से दिखाई दे जाएगा। लेकिन अगर आपने ऐसे ना पढ़ के डायरेक्ट पढ़ लिया तो हो सकता है जीवों में होने वाले परिवर्तन में क्या योगदान देता है, तुम ऐसे भी पढ़ सकते हो। लेकिन अगर मेरे हिसाब से तुम पढ़ोगे, इस तरीके से तुम पढ़ोगे, तो तुम्हारा कोई भी शब्द नहीं होगा और ये नहीं आपको एकदम साफ दिखाई देगा। ठीक है, देखो उत्परिवर्तन होता है, उत्परिवर्तन होगा, ये कह रहा है ना उत्परिवर्तन, तो उत्परिवर्तन यहां पर आ रहा है। तो परिवर्तन जब आएगा, जब उत्परिवर्तन होगा तब परिवर्तन आएगा। तो हमारा ए ऑप्शन तो नहीं हो सकता। प्राकृतिक वर्ण, इसको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन जो होगा इसमें नहीं वाले में ये भी नहीं आएगा। हम कह रहे हैं परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन तब नहीं होगा जब समान वातावरणीय दशाएं होंगी। जब वातावरण की जो दशाएं हैं वो बिल्कुल एकदम समान हैं, अगर समान होंगी तो आपको बता दें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 5 वाले का आएगा सी ऑप्शन। बस में नहीं क्लियर है ना एकदम? देखो पहले मैं जो वीडियो बनाता था बहुत मतलब कि ये मान के चलो वो वीडियो तो हमारी अच्छी हुआ करती थी, आप लोग नहीं देखते वो वाली बात अलग है। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई वाली जो चीजें हैं ना उस पर थोड़ा ध्यान कम दिया जाता है। चलो आगे बढ़ता हूं मैं। अगला है कौन अनुकूली विकिरण? कौन अनुकूली विकिरण का उदाहरण नहीं है? नहीं है ये आपको बताना है। डार्विन की फिंचे, हाँ उदाहरण है। जलीय स्तनी और ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल, ऑस्ट्रेलियाई अपरास्तनी। तो देखो इसमें भी आपको 50-50% गेम खेलना है। जहां तक हम आपको बता दें आंसर जो आएगा वो बी या डी, इन दोनों में से कोई आंसर आने वाला है। ए और सी, ए और सी ये आंसर नहीं होंगे। ठीक है ना? तो जलीय स्तनी और ऑस्ट्रेलिया अपरास्तनी, इन दोनों में से कोई आपका आंसर होगा। कमेंट में बताना इसके सही आंसर। देखो एक बार बताऊं, जब आप कमेंट करोगे तो हमें भी मतलब महसूस होगा कि भाई आप लोग पढ़ रहे हो अच्छे तरीके से। सारे ऑप्शन तो मैं बता दूंगा, जब मैं बता दूंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग पढ़ भी रहे हो नहीं पढ़ रहे, आप क्वेश्चंस पर ध्यान दे भी रहे हो नहीं दे रहे। एक एक प्रश्न की जिम्मेदारी मेरी है, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी। ठीक है ना, मैं कराऊंगा। बस ये है कि कमेंट करके पूछो सही। मुझसे तुम कुछ पूछोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, यार बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, कुछ वो हमसे पूछ रहे हैं। ठीक है, अगला है लुई पाश्चर के हंस ग्रीवा फ्लास्क प्रयोग से सिद्ध होता है। क्या सिद्ध होता है बताइए, क्या सिद्ध होता है? इससे सिद्ध होता है ये जीवात जीवो उत्पत्ति, के जीवों की उत्पत्ति जीवों से होती है। ये वाली बात लुई पाश्चर के द्वारा बताई गई थी। ठीक है ना? तो इसका 7 का जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलो अगला है डार्विन फिंच उदाहरण है। डार्विन फिंच उदाहरण है, अभी पीछे वाला क्वेश्चन तुमने देखा था। तो डार्विन की फिंच उदाहरण होता है अनुकूलनी विकिरण का। किसका होगा? अनुकूलनी विकिरण का होता है। वास्तव में नहीं, एक क्षेत्र से एक बिंदु से जब चारों तरफ मतलब कि जीवधारी वितरण करते हैं तो वो अनुकूल वितरण होता है। ठीक है, चिड़िया के पंख, चिड़िया के पंख तथा घोड़े की अगली टांग क्या है ये? बताइए क्या है ये? क्या ये समरूपता है? तो बोलेंगे ये समान रूप तो नहीं दिखाई दे रहा, समान कार्य तो नहीं है ये। ठीक है, और आप कहें समजातता, तो तुम कहेंगे हाँ ये समजातता हो सकती है। ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति संरचना समान, आंतरिक संरचना, लेकिन उनके कार्य अलग अलग होते हैं, उसे कहा जाता है समजातता। वास्तव में नहीं, तो इनकी आंतरिक संरचना तो समान होगी, लेकिन चिड़िया के पंख उड़ने का काम करते हैं, घोड़े की अगली टांग दौड़ने का काम करती है, कार्य अलग अलग हैं, तो इसे हम बोलेंगे समजातता। आपको बता दें इधर की साइड में आप लोगों को, आपको पता होगा थोड़ी सी
एक दो सेकंड की देती है, ठीक है। समरूपता क्या है? ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति व संरचना अलग अलग लेकिन कार्य समान होते हैं, उसे समरूपता कहा जाता है। जैसे तितली के पंख और चिड़िया के पंख, दोनों के कार्य उड़ने का, पंखों का कार्य उड़ने का समान है, लेकिन दोनों के पंखों की संरचना अलग अलग होगी। बस में नहीं, बिच्छू भी डंक मारता है, मारता है या नहीं मारता, आप बताइए। और मधुमक्खी भी डंक मारती है, तो दोनों का डंक मारने का कार्य समान हुआ। इसका मतलब क्या है? ये समरूपता है, लेकिन इनकी आंतरिक संरचना दोनों की समान नहीं होगी, अलग अलग होगी। अगले नंबर का प्राकृतिक चयनवाद। प्राकृतिक चयनवाद का मत प्रस्तुत किया। किसने किया? क्या माल्थस ने? बोलेंगे माल्थस ने नहीं किया। क्या लेमार्क ने? लेमार्क ने भी नहीं किया। बीजमान ने नहीं किया। डार्विन ने किया था। किसने किया था? डार्विन। तो इसका आंसर जो आएगा वो हमारा ये आएगा डार्विन। कौन सा आएगा? डी वाला। लेमार्क ने कुछ सिद्धांत दिए थे, जैसे कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति, फिर इन्होंने दिया अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग, वातावरण का सीधा प्रभाव, अंगों में वृद्धि का गुण। ये चारों पॉइंट जो थे ये लेमार्क द्वारा दिए गए थे, बस में नहीं। और बीजमान जो थे, ये बीजमान लेमार्क के विरोधी थे। लेमार्क कहते थे कि जो हम अपने जीवन काल में अपने अंदर जो भी लक्षण अर्जित करते हैं, वो लक्षण हमारे बच्चों में पहुंच जाते हैं, अगली पीढ़ी में पहुंच जाते हैं। लेकिन बीजमान ने यह सिद्ध करके दिखाया था, 21 पीढ़ियों तक इन्होंने चूहों की पूंछ को काटकर एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट से यह सिद्ध हुआ कि हमारे मतलब चुहिया ने बच्चों को जन्म दिया, उसकी पूंछ काट देते, फिर उस चुहिया ने फिर जन्म दिया, फिर पूंछ काट देते। 21 पीढ़ी तक ऐसे इन्होंने पूंछ काटी थी। लास्ट में इन्होंने देखा कि जितनी बड़ी पूंछ पहली चुहिया की थी, उतनी बड़ी पूंछ लास्ट वाली चुहिया की थी। लेमा के अनुसार बिना पूंछ वाले चूहे पैदा होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसीलिए बीजमान ने क्या काम किया? बीजमान ने यह बताया कि लेमार्कवाद का जो उपार्जित लक्षणों की वंशागति का जो सिद्धांत है वो सरासर गलत है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, है ना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें जरूर बता सकते हैं। कल मैं आप लोगों को जो पढ़ाने वाला हूं वो मैं पढ़ाऊंगा आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ने के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा जो बायोलॉजी घुट्टी है, इस कोर्स के माध्यम से देखो, जब आपको अच्छा लग रहा है, आप पढ़ रहे हो, तो आप और बच्चों को बता सकते हैं और बच्चों को मतलब कि हेल्प हो जाएगी। और क्या है, ठीक है। चलो बाय बाय।